हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स बाय राजू सर। देखिए, हम लोग आज सीखेंगे क्लास 10th मैथ क्वेश्चन बैंक 2021 प्रथम पाली का सॉल्यूशन। इसमें हम लोग बहुत सारे क्वेश्चन को देख चुके हैं, यानी 1 से 30 तक क्वेश्चन हम लोग पढ़ चुके हैं और आज हम लोग सीखेंगे 31 से, और 31 से क्वेश्चन को हम लोग बारी बारी से सॉल्यूशन देखेंगे। ये जितने भी क्वेश्चन हम आप लोग को बता रहे हैं सब ऑब्जेक्टिव है और ये 2021 के एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। ये इसलिए आप लोगों को बता रहे हैं कि 2022 के क्वेश्चन 2022 के एग्जाम में बिल्कुल इसी पैटर्न पे आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा। अगर आप इस क्वेश्चन को, इस सेट को 2021 प्रथम पाली के क्वेश्चन को सॉल्यूशन कर लेते हैं तो 2022 का भी आपको आसानी से सॉल्यूशन हो जाएगा। इसीलिए थोड़ा सा विशेष रूप से इस पर ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो देखिए, आज समझते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 31 से क्या कह रहा है क्वेश्चन। तो सुनिए, क्वेश्चन कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले इसको 2 बार जरूर पढ़ें, ठीक है। देखिए, क्वेश्चन नंबर 21 कहता है यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य 7 है। देखिए, ये भी संख्या में है। 4, 5, 9, 11 और 7 और x का माध्य 7 है तो x का मान ज्ञात करें। तो किसका मान ज्ञात करना? x का मान ज्ञात करना है। ये बात को ध्यान में रखिएगा। फिर से क्वेश्चन देखिए, यदि 4, 5, 9, 11 और x का माध्य कितना है? 7 है तो x का मान ज्ञात करें। किसका मान ज्ञात करें? x का। यानी सबसे पहले जब कोई भी क्वेश्चन दे तो यही सोचिए कि ये कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है। तो देखिए, ये स्टैटिक्स चैप्टर का क्वेश्चन, इसको हिंदी में सांख्यिकी कहते हैं और सांख्यिकी में ये माध्य का क्वेश्चन है। क्या चीज का क्वेश्चन है? माध्य का। तो देखिए, यहाँ पे हम नीचे में रफ करेंगे, ठीक है ना। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, एक क्वेश्चन हम 31 का यहाँ पे सॉल्यूशन करेंगे कि कहता है माध्य निकालने के लिए कैसे निकालेंगे। तो माध्य के लिए हम लोग पढ़े हैं, समझिएगा, सभी बारंबारताओं का योग अब कुल बारंबारता की संख्या। तो देखिए, जो दिया हुआ है इसका जोड़ लीजिए। 4 + 5 + 9 + 11 अब प्लस कितना? x। देखिए, थोड़ा सा छोटा हम लिखते हैं, लेकिन बढ़िया से आप लोग देखिएगा तो सब दिखाई पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद है, क्योंकि स्पेस कम है ना, थोड़ा सा छोटा सा बोर्ड है तो थोड़ा समझा कीजिएगा। आप कोशिश कीजिएगा, कोऑपरेट कीजिएगा कि समझ में आ जाए। आपको समझने से मतलब है, बस ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अगर समझ में आए तो अच्छी बात है, ना समझ में आए तो और अच्छी बात है, ठीक है ना, क्योंकि टेंशन नहीं रहेगा ना समझने के बाद। देखिए, इसको जोड़ दिए, 4 + 5 + 9 + 11 अब प्लस x। अब बट्टा गिनिए इसको, के को 1 2 3 4 5, तो नीचे लिख दिए 5। अब कहिएगा सर तो इसको काहे ना लिखे, तो ये तो माध्य बराबर देनी है 7। तो ये माध्य के जगह पे, यानी यहाँ पे क्वेश्चन में पहले ही दे दिया माध्य बराबर कितना दिया हुआ? 7। तो माध्य का फॉर्मूला लगा दिए, कुल बारंबारता का योग बटा कुल बारंबारता की संख्या। ध्यान रखिएगा। अब माध्य का मान हम यहाँ पे लिखेंगे 7, अब बराबर इसको जोड़ेंगे तो जोड़िए, तो 5 4 9 9 9 18 18 और 11 कितना होगा? तो 18 और 11, 18 में एक जोड़ेंगे तो हो जाएगा आपका 19 और 10 29, यानी 18 11 29 अब प्लस x बटा कितना? 5। देखिए, हमको ये x का मान निकालना है। किसका मान निकालना है? x का। तो इसके नीचे कुछ नहीं था, 1। अब बताइए, जब बीच में बराबर का चिन्ह रहेगा तो हम लोग क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। क्या करेंगे? तिरछा तिरछी गुना करेंगे। जैसे देखिए, तिरछा तिरछी गुना करेंगे ऐसे ऐसे, तो 7 × 5 = 35, तो यहाँ पे कर दिए 35 बराबर 1 में हम इतना से गुना करेंगे तो यही ना रह जाएगा, ज्यों के त्यों रह जाएगा। तो यहाँ पे लिख देंगे 29 29 प्लस x। हमको निकालना है x का मान। किसका मान निकालना है? x का। तो देखिए, x बराबर 35 प्लस 29, ऊपर जाएगा तो -29। अब 35 में से 29 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। घटा के देख लीजिएगा तो x का मान कितना हो गया? 6। अब देखिए, ऑप्शन में चेक कीजिए कि ऑप्शन में 6 है तो बिल्कुल शुरू में देखिए मिला हुआ है, तो इसी को पकड़ लीजिए, शुरू में यही आपका है, तो आपका ऑप्शन ए हो गया। इसको हम मिटा रहे हैं। देखिए, जो सॉल्यूशन करते हैं ना, यही बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप चाहिएगा, यदि आपको जानकारी नहीं है, चाहिएगा कि हम डायरेक्ट तुक्का मार दें, पॉसिबल नहीं है। जब तक आप इसको सॉल्यूशन नहीं कीजिएगा कोई पॉसिबल नहीं, और इसको प्रैक्टिस कीजिएगा तब बेहतर होगा, ठीक है। सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा, जो सॉल्यूशन है वही मेन होता है आपका। देखिए, 31 नंबर में बता रही, अब हम 32 का देखेंगे। हम ये पे बार बार बताएंगे, मिटाएंगे, थोड़ा सा इसको देख लीजिएगा। अब देखिए, क्वेश्चन नंबर 32 क्या कहता है? कहता है द्विघात समीकरण 4x² + 4x + 1 = 0 के मूलों की प्रकृति होगी। इसके मूलों की प्रकृति ज्ञात करना है। यानी हम देखिए, मूलों की प्रकृति के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं।
कि मूलों की प्रकृति क्या होता है, बेसिक थोड़ा सा बता दे रहे हैं, फिर आगे हम लोग बढ़ जाएंगे। देखिए बाबू, मूलों की प्रकृति यदि डी ग्रेटर देन जीरो है, ग्रेटर, इसको हम लोग बोलते हैं ग्रेटर देन, इसका मतलब होता है कि डी का मान जीरो से बड़ा जब रहे तो मूल जो है क्या हो जाता है, जो जानिए, तब मूल वास्तविक हो जाता है और असमान हो जाता है। क्या होता है, वास्तविक और असमान। देखिए सब यहीं पे लिख दे रहे हैं, इससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है और आपको एक क्वेश्चन के चलते बहुत सारा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर भी हो जाएगा, इसलिए ध्यान देना, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इधर से बताया थोड़ा सा, उधर हमको नाम से जा रहा है, ठीक है। इधर देखिए डी ग्रेटर देन जीरो मतलब मूल वास्तविक और असमान होगा, और ये अगर डी लेस देन जीरो कह दिया आ गया तो डी का मतलब जान लेना क्या है, विवेचक। डी मतलब क्या, विवेचक है, विवेचकर है, ध्यान रखिएगा। या डी का मतलब डॉक्टरों साहब याद रखिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए तो डी ग्रेटर देन जीरो मूल वास्तविक और असमान होता है, मतलब डी का मान यदि जीरो से बड़ा रहेगा तो मूल वास्तविक और असमान होगा। अब जीरो से बड़ा कौन संख्या होगा, तो जीरो से बड़ा 1 2 3 4 5 6 कुछ भी रहे तो मूल वास्तविक और असमान रहेगा। डी लेस देन जीरो, इसका मतलब कि जीरो से छोटा। अब जीरो से छोटा कौन संख्या होगा, -1 -2 -3 -4 -5 डॉट डॉट डॉट, यानी माइनस में कोई भी संख्या रहेगा तो डी लेस देन होगा जीरो, डी लेस देन जीरो होगा। इसका मतलब कि डी का मान जीरो से छोटा है, और जब डी का मान जीरो से छोटा रहेगा तो ध्यान रखिएगा मूल कैसा होगा, तो मूल काल्पनिक होगा। क्या हो जाएगा, काल्पनिक। अब मूल काल्पनिक हो जाएगा तो इसका कोई हल नहीं होता है, ध्यान रखिएगा। अब देखिए इसके बाद डी बराबर अगर जीरो आ जाता है, यानी आप डी का मान निकाले और डी ये जीरो आ गया, तो जब डी जीरो आ गया तो इसका हो जाएगा आपका मूल वास्तविक और बराबर होगा। वास्तविक और बराबर या वास्तविक समान भी इसको लिख सकते हैं, समान का मतलब बराबर होता है, ठीक है। तो ये रहा आपका बेसिक, और ये जो क्वेश्चन था आपका ये अलजेब्रा का क्वेश्चन था और भी द्विघात समीकरण का। ये तो देखते ही के साथ बचा है द्विघात समीकरण, चौथा चैप्टर का एक क्वेश्चन है। अब देखिए तो हम बना रहे हैं अब क्वेश्चन को, ये था आपका बेसिक, इसके बारे में जानकारी आपको होना चाहिए क्योंकि इससे क्वेश्चन आपके एग्जाम में एगो आएगा। अब ध्यान दीजिए बाबू, तो कहता है द्विघात समीकरण इतना कि मूलों की प्रकृति ज्ञात करें। तो मूलों की प्रकृति हम कब ज्ञात करें, जब डी का मान हमको मालूम रहेगा तब ना। तो सबसे पहले डी निकालेंगे, यानी डॉक्टर साहब को तो डी निकालने के लिए हमको जरूरत पड़ता है एबीसी का मान, ए बी सी। देखिए ए किसको कहेंगे, एक्स स्क्वायर के जो गुणक में जो कोफिशिएंट में रहता है ना वो ए का मान होता है, एकदम दिमाग में सेट कर लीजिए। और जो एक्स के गुणक में जो रहता है अंग्रेजी में कोफिशिएंट बोलते हैं, तो उसको बी का मान कहते हैं, और लास्ट में जो रहता है वो सी के मान होता है। जो भी क्वेश्चन ऐसा दे तो सब में ए बी सी, यानी गुणकों वाला। अगर एक्स स्क्वायर के जो गुणक है वो एक्स का गुणक है बी, और लास्ट में कुछ भी है वो सी, तो ए बी सी हमको यहां से मिल गया। और डॉक्टर साहब बराबर फॉर्मूला हम लोग जानते हैं, यानी डी बराबर फॉर्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac। इनको हम लोग डॉक्टर साहब फॉर्मूला के नाम से याद रखते हैं, तो याद रखिएगा। तो डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac होता है। ध्यान दीजिए, तो डी बराबर बोलिएगा बी का मान कितना है, ध्यान दीजिए बी का मान कितना है, यहाँ सॉरी यहाँ क्वेश्चन यहाँ है, देखिए बी का मान कितना है 4, दिखाई पड़ रहा है ना सब को, बी का मान यहाँ पे उंगली रखे हुए, बी का मान 4, तो यहाँ से हम लिख दिए 4 का स्क्वायर माइनस 4 गुना ए का मान कितना बाबू 4, तो यहाँ पे लिख दिए हम 4, अब गुना सी का मान कितना बाबू 1, तो यहाँ पे हम लिख दिए 1। अब इसको हल कीजिए, तो डी बराबर 4 का स्क्वायर करेंगे तो 16 और माइनस चर्चों के 16 में 1 से गुना करेंगे तो 16, तो यहाँ पे आपका आ गया 16, तो डी बराबर कितना हो गया बाबू 0, डी बराबर कितना आ गया 0। अब बताइए कि डी बराबर 0 आ गया तो ये तीनों में हम देखेंगे कि कौन वाला मिला, तो देखिए नीचे वाला मिला कि नहीं मिला। तो डी बराबर जब 0 है तो मूल वास्तविक और समान होगा, मूल वास्तविक और समान। ऑप्शन चेक कर लीजिए कहाँ है मूल वास्तविक और समान, यहाँ पे देखिए ऑप्शन फर्स्ट में मूल वास्तविक और असमान है, ये देखिए असमान मतलब असमान नहीं, असमान मतलब डिफरेंट, मिलता नहीं है, समझिए वास्तविक और बराबर, यही समान के बदले में हम बराबर कह सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई कंफ्यूजन भी नहीं होना चाहिए। तो देखिए वास्तविक और बराबर, तो आपका सही ऑप्शन बी है, और यहाँ पे हम लोग बी को टिक आउट कर लेंगे, कोई दिक्कत इसमें। तो इसको देखिए जो सॉल्यूशन करते हैं और ये सब छोटी छोटी बीच में जो बातें बताते हैं इसको नोट किया कीजिएगा कॉपी में, जो जब पढ़ते हैं देखते हैं तो साइड में कॉपी कलम रखेगा, और जब कोई इंपॉर्टेंट बात बतावे तो उसको नोट कीजिएगा। यदि वीडियो आगे चला जाता है तो इसको रोक करके स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, इस सब थोड़ा सा मेहनत कीजिएगा तब बेहतर कीजिएगा, ये ध्यान रखिएगा। और जब मेहनत नहीं कीजिएगा तो बेहतर नहीं कीजिएगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि कहावत है कष्ट करिएगा तो
फर्स्ट होइएगा। अगर कष्ट नहीं कीजिएगा बाबू तो फर्स्ट नहीं आइएगा। तो थोड़ा सा कष्ट कीजिएगा कलम चलाने का। कब? जब हम बता दे, समझ में आ जाए तब, ना समझ में आए तो जरूरत नहीं उठाने का। ठीक है, छोड़ भी दीजिएगा। उसके बाद देखिए ये आपका क्वेश्चन नंबर 32 बता दिए। 33 देखिए, 33 क्या दिया इसका सोल्यूशन देखिए। 33 हम बता रहे हैं तो क्वेश्चन नंबर 33 का जो सोल्यूशन देखिए, कहता है यदि 3 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री, यदि 3 अल्फा इज इक्वल टू 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान होगा। यानी 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री है तो साइन अल्फा का मान होगा। तो हम इसको लिखेंगे सबसे पहले 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री, 3 अल्फा बराबर 90 डिग्री। अब देखिए यहां से हम अल्फा का मान निकालेंगे सबसे पहले। तो देखिए एकदम सीधा सीधा, अल्फा बराबर 90 बटा 3, ये गुना में ही पटी भागा में। हम चाहते तो ऊपर से ऊपर भी काट सकते हैं, 90, लेकिन जो बेसिक जिनको प्रॉब्लम है बाबू उनके लिए कि ई पट्टी गुना में तई पट्टी भागा में, यानी ई पट्टी रहा तो सटल तई पट्टी हटा दिया। ठीक, अब देखो काटेगा तो 90 कट गया तो अल्फा बराबर कितना डिग्री आ गया? 30 डिग्री। तो जब हमको अल्फा का मान मालूम हो गया तो क्या हम साइन अल्फा का मान नहीं निकालेंगे? बिल्कुल आराम से निकालेंगे। देखिए इसलिए कहेंगे कि साइन अल्फा, तो देखिए तो साइन अल्फा का मान कितना? 30 डिग्री। अब बताइए साइन 30 डिग्री का मान कितना होता है? ये तो आपको याद करना है। आपको जानकारी के लिए बता दें कि ये त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है तो आपको याद करना होगा। तो देखिए sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। अब देखिए 1/2 कहां है? चेक कीजिए, ऑप्शन ए में तो नहीं है, 1/2 3 है, बी में 3/4 है, सी में मिल गया। देखिए यहां मिल गया तो आपका ऑप्शन क्या हो गया? सी, ये आंसर हो गया। इसी प्रकार से हम लोग देखेंगे 34 नंबर क्वेश्चन। ध्यान दीजिएगा क्वेश्चन नंबर 34। देखिए जो 34 नंबर क्वेश्चन है इसका भी सॉल्यूशन ध्यान दीजिएगा। हम 34 नंबर बता रहे हैं बाबू। 34 साइन कहता है 45 प्लस थीटा ब्रैकेट में है माइनस कॉस 45 माइनस थीटा बराबर 1, यानी इतना के बराबर क्या आएगा? तो ध्यान दीजिएगा बाबू, इसको सॉल्व करके हम बता रहे हैं, लेकिन ज्यादातर याद रखिएगा त्रिकोणमिति का जो क्वेश्चन है ना ऑब्जेक्टिव में जब दे तो अगर घटाओ में दे तो 0 आएगा, अगर गुना भागा में देता है तो 1 आएगा। दिमाग में जरा सेव कर लीजिएगा। उनके लिए जो कमजोर विद्यार्थी हैं, जो तेज है उनके लिए नहीं, जो तेज है वो सॉल्यूशन करके ही बनावे, लेकिन जो कमजोर है नहीं कुछ बुझाता है उनके लिए है कि अगर घटाओ रहे त्रिकोणमिति का, खाली पकड़िए कि त्रिकोणमिति के क्वेश्चन है कि नहीं है। अगर त्रिकोणमिति का पकड़ा गया और घटाओ तो 0 आंसर, अगर गुना या भाग रहे तो 1। ध्यान रखिएगा ये ट्रिक किनके लिए? जो कमजोर हैं, लेकिन जो तेज विद्यार्थी हैं उनके लिए ना वो सॉल्यूशन करके बनावे। ठीक है, ध्यान दीजिए। तो साइन यहाँ पे सॉल्व कर रहा है क्वेश्चन नंबर 34, 45 प्लस थीटा यहाँ पे लिख रहा है अब माइनस कॉस 45 माइनस थीटा है। देखिए तो हम इस साइन को चेंज कर दे रहे हैं कॉस में, साइन को क्या कर रहे हैं? चेंज कर दे रहा है कॉस में। तो साइन को जब हम कॉस में चेंज करेंगे तो 90 माइनस थीटा होगा। तो ध्यान दीजिए हम चेंज कर रहे हैं यहाँ पे कहेंगे कॉस 90 अब माइनस थीटा, तो माइनस ध्यान दीजिएगा थीटा, तो ये पूरा थीटा की जगह पे ना है तो यहाँ पे हम लिख देंगे 45 प्लस थीटा ब्रैकेट को कर दिए बंद, और बाकी जो ये वाला है ज्यों का त्यों लिख देना है। देखिए माइनस कॉस 45 माइनस थीटा, ये बिल्कुल ज्यों का त्यों लिख दिए। अब ध्यान दीजिए इसको, हम इसको थोड़ा सा यहाँ पे मंथली ब्रैकेट का प्रयोग कर लेना, कोई दिक्कत ना होगा। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए माइनस से हम अंदर गुणा करेंगे, ध्यान दे रहे ना बाबू, एकदम ध्यान देते रहिएगा, नहीं तो आंख बंद और डिब्बा गायब हो जाएगा। देखिए cos 90 अब माइनस अंदर गुना करेंगे तब माइनस 45 अब माइनस क्या हो जाएगा? थीटा। अब हम यहाँ पे छोटी ब्रैकेट करेंगे, फिर ये वाला ज्यों के त्यों थोड़ा सा लिखना पड़ता है। हम देखिए समझाने के लिए आप लोग को इतना लंबा लेके जा रहे हैं, हिज्जे बता रहे हैं समझाने के लिए कि आप लोग को समझ में आ जाए। ऐसा बात ना है कि शॉर्ट में ना बनते, ऐसा हमें मालूम रहा है पहले से, लेकिन समझाते हैं तो समझिए कि कैसे बन रहा है, क्योंकि बहुत जरूरी है आपको देखना, सॉल्यूशन देखना बहुत जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए तो इन 90 में से 45 घटेगा तो कितना आ जाएगा? 45। तो देखिए लिख रहा है cos 45 अब 90 से 45 तो 45 अब माइनस थीटा ज्यों के त्यों। फिर देखिए माइनस की बात तो ज्यों के त्यों लिखा रहा है माइनस cos 45 माइनस थीटा। बताइए इतना में से इतना घटावेंगे तो बराबर कितना आ जाएगा? 0। इतना में से इतना घटाएंगे बराबर क्या आ जाएगा? 0। अब ऑप्शन में खोजिए कि 0 कहां है। देखिए यहाँ पर डराने के लिए आप लोग जो बच्चा नहीं पढ़ेंगे, नहीं सॉल्यूशन करेंगे, वो कहीं ना कहीं उल्टा पुल्टा टिक आउट करके चल देंगे, लेकिन समझदारी से जो बच्चा हल करेंगे तो देखिए 2 sin थीटा 2 cos थीटा, बताइए सब कोई मतलब है? यहाँ पे ऑप्शन सी में है 0 तो यहाँ हो जाएगा। अब जो बच्चा नहीं पढ़ के जाएंगे वो गलती से मार के चला गया बाबू, इसलिए इसको देखना बहुत ही जरूरी है। ध्यान दीजिएगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर देखेंगे बाबू 35,
सॉल्यूशन कॉपी कलम जब भी पढ़िएगा मेरा क्वेश्चन बैंक कॉपी कलम लेके बैठिएगा बगल में, जो इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं उसको नोट कर लीजिएगा। अब देखिए क्वेश्चन नंबर है 35, कहता है रैखिक समीकरण युग्म, कोई एक रैखिक समीकरण युग्म दिया हुआ है। युग्म का मतलब होता है जोड़ा, ये युग्म का मतलब क्या होता है जोड़ा। समीकरण रैखिक मतलब एक घात, रैखिक मतलब एक घात, युग्म का मतलब होता है जोड़ा, मतलब दो गो समीकरण आपको दिया हुआ है और कहता है कि हल है, मतलब इसमें से आपको चेक करना है कि कौन हल है। अब कौन हल नहीं, हल है आपको सिर्फ यही चेक करना है। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चन होते हैं आपको ऑप्शन से चेक करना पड़ता है, ये बात को ध्यान में रखिएगा। इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग ऑप्शन से ही चेक करेंगे। जैसा कि समीकरण यहाँ पे दिया हुआ है, लिख रहे हैं 5x + 2y = 16, मतलब 16, यानी 5x + 2y = 16। एगो समीकरण दे रहे हैं, एगो समीकरण यहाँ देखिए एवं करके लिखा हुआ है, यहाँ पे जब साफ साफ लिख दे रहे हैं 7x - 4y = 2 दे रहे हैं, यही आपका दिया हुआ है। अब समझिएगा इसमें क्या करना है कि x = 2 और y = 1, x = 2, सॉरी पहले ऑप्शन ए से चेक कीजिए, ऑप्शन ए से चेक करते हैं, x का मान 2 y = 3 है। हम इसमें पुट करके चेक करेंगे कि x और y का जब मान रखेंगे तो इतना के बराबर आता है कि नहीं। अगर x y का मान हम रखें इतना के बराबर आ जाए तो कहेंगे कि वो हल है, अगर नहीं आया तो हल नहीं है। तो कहेगा सर खाली एक में चेक करेंगे, नहीं इसमें भी चेक करेंगे और दोनों में रख के देखेंगे। अगर इसमें x y का मान रखे बराबर 16 आ गया तो ठीक है, और इसमें x y का मान रखेंगे बराबर 2 आ गया तो कहेंगे कि हल है, अगर नहीं आया तो हल नहीं है। जैसा कि हम देखिए ऑप्शन ए से चेक कर रहे हैं, इस टाइप का क्वेश्चन ऑप्शन से ही चेक होता है। अब देखिए 5 × x, x का मान कितना है 2 + 2 × y, y का मान कितना है 3, यहां रख दिए 3। अब बताइए 5 दूनी 10 और 3 दूनी 6, जोड़ेंगे तो 16 आ गया कि नहीं आ गया, आगे नहीं, ये तो हो गया। अब इसको चेक कीजिए तो 7 × x, x का मान कितना है 2, चल 2 - 4 × y, y का मान कितना है 3। अब बताइए 7 दूनी हो गया 14 और -12, तो 14 में से 12 को घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, बिल्कुल आ रहा है। यानी हल करने पर पहला वाला अब x का मान और y का मान पुट करने पर ही बराबर आ जा रहा है, इसलिए आपका ऑप्शन ए ही आंसर है। तब बाबू जब हमको ऑप्शन पहले के मिल जा रहा है तो क्या इधर चेक करने की जरूरत है, नहीं चेक कीजिएगा। जब ये मिलिएगा पहले का मिलेगा तो बिल्कुल इस सब में सब आप रखिएगा तो नहीं आएगा, चेक करके देखिए ना एक बार। जैसे 2 रखेंगे तो 5 दूनी 10 और y का मान 1 रखेंगे तो 10 और 2 कितना 12, क्या 16 के बराबर हो सकता है, नहीं हो सकता है। अगर इसमें हम चेक करते हैं 2 तो 7 दूनी 14 और y का मान 1 रखेंगे तो 4, 14 में से आ गया तो 10, 2 के बराबर नहीं है, इसलिए सब नहीं होगा, आपका ऑप्शन ए। इसी प्रकार से हम लोग आगे के क्वेश्चन देखेंगे 36 से, इसको मिटाने के बाद, ठीक है। चलिए ध्यान दीजिएगा, देखिए इसके बाद 35 के बाद क्वेश्चन नंबर 36 से हम लोग आगे देखेंगे, ठीक है। तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। देखिए 36 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, हम आप लोग को एक ही बात बार बार बताते हैं कि कोई भी क्वेश्चन बनाने से पहले आप उस क्वेश्चन को जाने कि वो कौन सा टॉपिक या कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है, उसके बाद ही उसको बनाए। अब जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 36, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ के, त्रिभुज एबीसी समरूप त्रिभुज डीईएफ के है, यानी दोनों त्रिभुज आपस में समरूप है। उसके बाद कहता है एवं क्षेत्रफल, यानी त्रिभुज एबीसी का क्षेत्रफल जो है 36 सेंटीमीटर स्क्वायर है एवं त्रिभुज डीईएफ का क्षेत्रफल 49 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो कहता है कि दोनों त्रिभुज की संगत भुजाओं का अनुपात होगा। तो देखिए इसके पिछले क्लास में भी इस टाइप का क्वेश्चन बताए थे और आज भी हम आप लोगों को बता रहे हैं। इस दो समरूप त्रिभुज का प्रमेय होता है और उससे हम लोग सिद्ध किए हैं। देखिए यहाँ पे हम रफ करेंगे, नीचे में रफ करेंगे, तो थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहीं पे हम जब भी हल करेंगे तो यहीं पे हल करेंगे, ठीक है। इतना दूर में हल करेंगे तो समझिएगा इसका जो हल है क्वेश्चन नंबर 36 का हम यहाँ पे कर रहे हैं। तो यहाँ पे देखिएगा क्वेश्चन नंबर 36 का सॉल्यूशन, ठीक है। इसका देखिए सॉल्यूशन लिख दे, सॉल्व लिख दे, सॉल्व लिख दिए, ठीक है। देखिए ज्यादातर न लिखेंगे, यहाँ पर समझ जाइएगा, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ पे कहेंगे कि हम लोग पढ़े हैं दो समरूप प्रमेय का थ्योरम पढ़े हैं कि एरिया त्रिभुज एबीसी अब बटा एरिया त्रिभुज डीईएफ बराबर फॉर्मूला पर है बीसी के स्क्वायर अब बटा ईएफ के स्क्वायर। देखिए यही कह रहा है बाबू कि दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात, दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दोनों त्रिभुज के संगत भुजाओं का अनुपात निकालना, यानी दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात उसके संगत भुजा के वर्ग के अनुपात के बराबर होता है, ये प्रमेय से आता है। लेकिन यहाँ पे दो त्रिभुज के क्षेत्रफल का अनुपात दिया हुआ है, दो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या है दिया हुआ है,
और कहता है संगत भुजाओं का अनुपात ज्ञात करें, यानी यही दोनों संगत भुजा का अनुपात ज्ञात करना है और ये दोनों आपका दिया हुआ है। तो बैठा दीजिए फॉर्मूला पर। देखिए एबीसी का क्षेत्रफल कितना 36, इसको लिख दिए 36, इसका क्षेत्रफल कितना 49, इसको लिख दिए 49, बराबर बीसी बटा ईएफ। तो इसको हम लिख सकते हैं ना बीसी बटा ईएफ के होल स्क्वायर, क्योंकि देखिए ए स्क्वायर बटा बी स्क्वायर बराबर होता है ए बटा बी के होल स्क्वायर होता है, तो इसको पूरा का होल स्क्वायर लिख दिए। अब बताइए कि इधर से देखिए ये स्क्वायर हटेगा तो पट्टी रूट चलेगा। आए बाबू यहाँ समझिएगा, नीचे से बता रहे हैं, तो रूट अंडर 36 बटा 49 बराबर बीसी बटा ईएफ लिख सकते हैं ना। अब बताइए 36 का रूट कितना होता है, वर्गमूल कितना होता है, तो 6, और 49 का वर्गमूल कितना होता है 7, तो यहाँ पे हो जाएगा 6/7 बराबर बीसी बटा ईएफ। इसलिए हम लोग कह सकते हैं कि इसलिए जानिए 6:7 संगत भुजाओं का जो अनुपात आएगा वो 6:7 आएगा। ऑप्शन चेक कर लीजिए कहां पर मिला, पहला में है नहीं है, 36:49 ये गलत है बिल्कुल। देखिए बी 6:7 और अगले देखिए 7:6 भी दे रहे हैं, तो गलती ना कीजिएगा, बनाइएगा सही से बनाइएगा, क्योंकि देखिए 6:7 कंफ्यूज करके बी के जगह पे सी मत रख लीजिएगा, तो 6:7 ही आएगा इसका आंसर। ठीक है, इसको देखिए जो सॉल्यूशन करते हैं उसको नोट करते रहिएगा आप लोग, साइड में कॉपी करने के बैठे रहिएगा, और नहीं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ठीक है, इसके बाद 36 के बाद क्वेश्चन हम 37 सॉल्यूशन कर रहे हैं। देखिए ये तो दो समरूप पर का था मैथ, लेकिन अभी जो हम बताएंगे 37 नंबर, देखिए ये थेल्स प्रमेय पर आधारित प्रश्न है। कौन प्रमेय पर आधारित प्रश्न है, थेल्स प्रमेय पर। ध्यान दीजिएगा, कहता है कि त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी है। त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर क्या है, बीसी है। फिर कहता है इस तरह की एडी बटा डीबी बराबर 3/5, यानी एडी बटा डीबी बराबर 3/5 दे दिया है, और यदि एसी बराबर 5.6 तो एई का मान ज्ञात करें। अब देखिए इसका फिगर देखिएगा तो वही समझ में आएगा, फिगर नहीं देखिएगा समझ में नहीं आएगा, इसलिए ध्यान दीजिएगा। देखिए यहाँ पे फिगर त्रिभुज यहाँ पे पा रहे हैं, इसका नाम लिख रहे हैं ए बी सी, और इसमें डी ई कर देंगे, क्या कर देंगे डी ई। और देखिए यहाँ पे एडी बटा डीबी, ध्यान दीजिए यहाँ पे थेल्स के प्रमेय के नियम से दिया हुआ है एडी बटा डीबी बराबर ए बटा ई सी। तो एडी बटा डीबी का मान दिया हुआ है, देखिए कितना दिया हुआ है, एडी बटा डीबी का मान 3/5, तो यहाँ पे हम लिख दिए 3/5। ये कहां से लिखाया, तो ध्यान रखिएगा ये थेल्स प्रमेय से लिखाया। कहां से लिखाया, थेल्स प्रमेय से, ध्यान रखिएगा। तो एडी बटा डीबी का मान 3/5 और ए ई, तो हमको बाबू ए ही निकालना है, इसको छोड़ दीजिए ए जो के त्यों। अब बटा इसी है ना बाबू, यहाँ पे होना चाहिए, देखिए ना एसी लिखा है, ऐसे जनरली यहाँ पे होना चाहिए ईसी, ठीक है ना, एसी इसी कर दीजिएगा, मिस्टेक्स हो गया होगा। तो देखिए इसी का जो मान है वो 5.6 है बस। अब इसके बाद क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, हल कीजिए, ऐसा आ जाएगा। इसी से हम गुना करेंगे तो 6 18, ध्यान दीजिएगा 6 कितना हो जाएगा 18, अब 5 15 और 1 16, 16.8 गुना करके देख लीजिएगा। 6 18 की 8 4 1, 5 15, अब क्या 1 16, और दशमलव के बाद 1 में बैठा दी। फिर देखिए बराबर यहाँ हो जाएगा 5AE, तो AE बराबर देखिए तो 16.8 अब बटा 5 भागा देकर देखिए तो आता है कोई, ऐसा तो नहीं आ रहा। इसमें देखिए तो थोड़ा सा कहीं फॉल्ट हुआ होगा, 1 मिनट 1 सेकंड देखते हैं इसको। देखिए थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन में थोड़ा सा हमसे मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे एसी ही होगा, हम ए बदल कर ए ही कर दिए थे, ठीक है ना, लेकिन एसी ही होगा, ठीक है ना। तो एसी बराबर आपका 5.6 दिया हुआ है, और यहाँ देखिए एडी बटा डीबी बराबर 3/5, यानी त्रिभुज एबीसी में डीई समानांतर बीसी है। इस तरह की एडी बटा डीबी बराबर 3/5 कहता है, यदि एसी बराबर 5.6 तो ए बराबर निकालिए, यानी हमको निकालना ए का मान। देखिए हम लोग जानते हैं एडी बटा डीबी बराबर ए बटा इसी थेल्स प्रमेय से, इसको हम लिख सकते हैं थेल्स प्रमेय से। अब इतना का मान आपको दिया हुआ है कितना 3/5, तो हम रख दिए 3/5। देखिए हमको ए मालूम नहीं है, तो जब ए हमको मालूम नहीं है तो एक्स मान लिए, लेट मतलब होता है माना कि हम क्या मान लिए एक्स मान लिए। ये एडी बटा डीबी दिया होता है, इसका मतलब एडी का मान 3 है और डीबी का मान कितना है 5। अब देखिए इसके बाद हम ए मान लिए कितना एक्स, ए कितना मान लिए एक्स, हमको इसी भी मालूम नहीं है, लेकिन टोटल एसी हमको मालूम है,
टोटल एसी तो मालूम है ना हमको निकालना है ए, तो जो निकालना है वो मालूम नहीं है तो हम एक्स मान लिए, लेकिन टोटल एसी हमको दिया हुआ है। तो एसी बराबर, देखिए यही बात को ध्यान में रखना है, एसी बराबर आपका दिया हुआ 5.6, कितना दिया 5.6। तो टोटल में से हम इसको घटा लेंगे तो इसी का तो मान आ जाएगा ना, तो इसीलिए इसी बराबर हो जाएगा आपका 5.6 और माइनस एक्स। यही बात को ध्यान में रखेगा। अब बस इसको सॉल्यूशन कर दीजिए, यही मेन समझना था, हमसे थोड़ा सा मिस्टेक हो रहा था इसीलिए हम इसको थोड़ा सा सुधार, समझ गए। तो 5.6 माइनस एक्स यहाँ पे कैसे आया, टोटल एसी, टोटल आपका क्या है एसी में से एक्स को घटा लीजिएगा आपका आ जाएगा। अब इसी को फॉर्मूला पे बैठा लीजिए, हल करेंगे इसका आंसर आ जाएगा। जैसे एडी बटा डीबी का मान कितना है 3/5 बराबर ए बटा ईसी, तो ए का मान है एक्स और ईसी तो इसी का मान हो जाएगा 5.6 और माइनस कितना एक्स। अब देखिए इसको हल करेंगे तो जब भी बीच में बराबर का चिन्ह आवे तो तिरछा तिरछी गुना करेंगे। कैसे गुना करेंगे, तिरछा तिरछी गुना करेंगे। तो जब हम तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो ये 3 में ही दोनों से गुना हो जाएगा। तो देखिए ये 5.6 में 3 से गुना करेंगे तो 6 18 की 8, हाथ में 1 और 15 और 1 बकिया 16, दशमलव एक अंक के बाद है तो एक अंक बाद दशमलव बराबर है बीच में, तो बराबर सॉरी पहले अब इसमें भी गुना करेंगे तो यहाँ इसमें इससे गुना किया कितना आया 3 में माइनस एक्स से गुना करेंगे तब माइनस 3x बराबर 5 में x से गुना करेंगे तब 5x, क्योंकि देखिए जब तिरछा तिरछी गुना करेंगे तो दोनों में गुना होगा, ध्यान रखिएगा। और इसमें 5 में x से गुना किया तब 5x हो गया। ये हम x लिखे हैं तो ऐसा समझ जाइएगा आप लोग। हमको देखिए बाबू x का मान निकालना है तो 16.8 बराबर 5x, ई माइनस में ई पटी जाएगा तो प्लस में 3x। अब बताइए 5 और 3 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 8x, तो 16.8 बराबर कितना आ गया 8x। अब x का मान निकालना है तो गुना में ई पटी भागा में, तो x बराबर देखिए बाबू 16.8 बटा 8, देखिए तो कटेगा कि नहीं कटेगा, देखिए तो 8 दूनी 16 आई 8 एक बारी में कट रहा है, लेकिन एक अंक बाद दशमलव भी काट दिए तो 2 कितना आ गया 1। तो यहाँ पे इसलिए हम लिख सकते हैं कि x बराबर 2.1। अब चेक कर लीजिए ऑप्शन 2.1 कहाँ है, क्वेश्चन नंबर 37 में। यहाँ 4.2 है, 3.1 है, 2.8 है और 2.1, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन डी, ध्यान रखिएगा। इसी प्रकार से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 38 एंड 38। देखिए 38 नंबर क्वेश्चन का सॉल्यूशन, ये सब थोड़ा सा नोट करते रहिएगा, सॉल्यूशन ध्यान में रखिएगा, ठीक है। देखिए तो क्वेश्चन नंबर 38 क्या है, थोड़ा सा देख लेते हैं 38 नंबर। देखिए 38 कहता है कि 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है। अब जीवा किसको कहते तो पता होगा, भाई पारेंगे फिर तो पता चलेगा। फिर से क्वेश्चन सुनिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो उस जीवा की लंबाई होगी, यानी जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। जैसे कोई एक वृत्त है, बढ़िया से समझिएगा, कोई एक वृत्त है और ये वृत्त के केंद्र पे समकोण बनाती है। क्या कर रहा है, समकोण बनाती है। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या है, तो जब ई त्रिज्या तय हो 10 सेंटीमीटर ना। अब जीवा बनाने की बात कर रही, केंद्र है वो, तो जीवा देखिए तो यहाँ से जो बना इसी को हम लोग कहते हैं जीवा। क्या कहते हैं, जीवा। अब यहाँ से जो बना ये आपका हो गया जीवा। तो कहता है कि यही जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। अब आप अपने से देखिए, पता नहीं चल रहा कि वो समकोण त्रिभुज है। देखिए अगर हम नाम इसको दे दें ए आई इसको बी, आई वो तो है ही है, तो ए ओ बी एक समकोण त्रिभुज हो गया कि नहीं हो गया। ये हमको लंब दिया हुआ है, आधार दिया हुआ है, और कर्ण कहता है निकालने के लिए, क्या नहीं निकलेगा, आराम से निकल जाएगा। क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले वृत्त की एक जीवा वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, वृत्त के केंद्र पर समकोण बनाती है, तो ध्यान दीजिए उस जीवा की लंबाई ज्ञात करनी है, ही जीवा की लंबाई ज्ञात करना है। यानी हम एच का मान निकाल देंगे तो हमको जीवा की लंबाई मिल जाएगा। तो एच बराबर हम लोग फार्मूला पढ़े हैं रूट अंडर पी के स्क्वायर प्लस बी के स्क्वायर, यानी लंब के स्क्वायर प्लस आधार के स्क्वायर। अब जानिए तो एच बराबर रूट अंडर पी का मान कितना है 10, तो यहाँ पे 10 का स्क्वायर प्लस बी का मान कितना है 10, तो 10 का स्क्वायर। तो एच बराबर 10 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 100, और 10 का स्क्वायर कर देंगे तब 100। अब इस 100 और 100 को जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा 200। तो एच बराबर हम देखिए लिख सकते हैं 2 गुना 100, जोड़ेंगे भी तो 200 आएगा, और 100 में 2 से गुना करेंगे भी तो 200 आएगा। तो 100 का वर्गमूल होता है 10
और 2 का वर्गमूल नहीं निकलेगा तो आपका यहाँ h बराबर कितना रहेगा 10√2। h को हम लोग क्या करते हैं जीवा, h को ही क्या कहेंगे जीवा, यानी आपका जीवा की लंबाई कितना आ गया 10√2। ऑप्शन में मिला लीजिए, मैच करता है कहीं। यहाँ पे देखिए 5/√2 है, बी में 5√2 है, सी में 10√2, यानी आपका हो जाएगा ऑप्शन सी। इसी प्रकार से अब देखिए इसी प्रकार से हम लोग क्वेश्चन नंबर 39 देखेंगे और फिर 40 देखेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, देखिए 39 नंबर जो क्वेश्चन है वो त्रिकोणमिति का है, और देखिए ये 37 और जो 38 था ये ज्यामिति का क्वेश्चन था, और इसके पहले जो 36 था यह भी ज्यामिति का क्वेश्चन था। हम बार बार एक ही बात बोलते हैं, कोई भी क्वेश्चन बनाइए चैप्टर जरूर पता कीजिए कि कौन सा चैप्टर का क्वेश्चन है और कैसे बनेगा। देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर 39 त्रिकोणमिति का क्वेश्चन है, आसान है। देखिए क्वेश्चन नंबर जो 39 है बाबू, कहता है यहाँ पे cos 60 डिग्री हल कर रहे हैं हम। देखिए यहाँ पे लिखने हैं क्वेश्चन, क्वेश्चन क्या लिखा हुआ ये है, cos 60 डिग्री का मान होता है 1/2, मान याद रखेगा। बीच में डॉट का मतलब गुना होता है, कोई दशमलव मत समझ जाइएगा, ठीक है। तो गुना cos 30 डिग्री, तो cos 30 डिग्री का मान होता है √3/2 माइनस sin 60 डिग्री का मान कितना होता है √3/2, और गुना sin 30 डिग्री का मान होता है 1/2। यहाँ पे हम लिख दिए। अब इसको हल कर लेते हैं, तो √3 में 1 से गुना किया तो √3 और 2 दूनी 4, यानी ऊपर से ऊपर गुना किया और नीचे से नीचे, माइनस √3 में 1 से गुना किया तो √3 और 2 दूनी 4। अब बताइए सेम बेस है कि नहीं है, तो जब सेम बेस है तो सेम नीचे लिख देंगे 4 और √3, तो ऐसे काट भी देते हैं, इतना मेहनत करने की क्या जरूरत है। बराबर में क्या आ गया 0, तो आपका ऑप्शन 0 सी। ऐसे भी बता चुके आप लोग को कि त्रिकोणमिति में ज्यादातर क्वेश्चन घटाव में रहेगा तो 0, गुना भागा में रहेगा तब 1। कमजोर विद्यार्थी हैं ऐसे ही बनाए, तेज विद्यार्थी सॉल्यूशन कर ले तुरंत, ठीक है। अब देखिए इसके बाद क्वेश्चन नंबर है, क्वेश्चन नंबर क्या था 39 का सॉल्यूशन था, ठीक है। अब देखिए ये 40 कहता है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या बताइए। चर मतलब जो अंग्रेजी वर्णमाला के अक्षर को हम लोग चर संख्या कहते हैं, जैसे x y z ये सब जो होता है ना सब चर है। क्या है सब चर है। तो कहता है रैखिक समीकरण में चर के घात की संख्या बताइए। तो जो रैखिक समीकरण है तो डेफिनेशन में बताएं कि वैसा समीकरण जिसका घात 1 हो उसे रैखिक समीकरण कहते हैं, और यहाँ पे चर की घात पूछ रहा है, तो कितना होगा इसका घात 1। हमेशा ध्यान रखिएगा रैखिक समीकरण के लिए घात 1 होता है, तो आपका चर की घात यहाँ पे कितना हो जाएगा 1, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए आपका ये आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 40। इसी प्रकार से हम लोग अगले वीडियो में 41 से देखेंगे बाबू। तो ये कल हम इसके पिछले वीडियो में देखे थे 21 से 30 तक, और आज हम लोग देखें 31 से लेकर 40 तक, और अगले वीडियो में हम लोग देखेंगे 41 से 50। इसी तरीके से आगे बढ़ेंगे। अगर आप लोग को अच्छा लगे और लगेगा कि नहीं सर इतना हम बहुत जल्दी कंप्लीट कर लेते हैं, तो आगे भी हम एक बारी में 15 से 20 क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, अगर आप लोग कहिएगा तो, और नहीं तो एक दिन में 10 क्वेश्चन कंटिन्यू चलते रहेगा, ठीक है। तो आज के इतना ही, धन्यवाद। बाकी अच्छा लगे तो समझिए ना क्या करना है।